हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में तरंग इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तरंग होता क्या है। तरंग एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है, जो माध्यम या निर्वात में संचरण करता है। ठीक है, जो माध्यम में संचरण करता है वो होता है यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव, और जो निर्वात में भी संचरण कर सकता है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसको बोला जाता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग का मतलब है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो दो टाइप की तरंग होती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। दो प्रकार की तरंग होती हैं, एक तो होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, यांत्रिक वेव जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, नॉन मैकेनिकल वेव जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम चाहे ठोस हो सकता है, चाहे तो द्रव हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के लिए एक माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बोल सकते हैं। सेकंड इज अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम ट्रांसवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब होता है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि ऐसी तरंग जिनमें माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो तरंग के संचरण की दिशा में होता है। यानी कि तरंग की दिशा भी यही है और उसके जो माध्यम का संचरण है वो भी यही है, कंपन भी इधर की साइड ही हो रहा है। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसमें जो तरंग की दिशा होती है, तरंग की दिशा वो लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है माध्यम के कणों की कंपन की दिशा से। ठीक है, जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं उसका एग्जाम्पल होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं उसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग या फिर भूकंप की तरंग है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग या फिर भूकंप की तरंगें, और अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और वाटर वेव्स भी अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं उनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, मैंने क्या बताया था, मैंने अनुप्रस्थ तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंग बता दिया था। विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती तो अनुप्रस्थ ही हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं, अयांत्रिक तरंग होती हैं, नॉन मैग्नेटिक होती हैं, नॉन मैकेनिकल होती हैं, ये आपको याद रखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें नॉन मैकेनिकल होती हैं, वो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विद्युत चुम्बकीय तरंग अयांत्रिक होती है। अनुप्रस्थ तरंग में लाइट वेव्स और वाटर वेव्स आती हैं। इसके बाद कुछ तरंगें हैं जैसे कि गामा किरणें। गामा किरणें पॉल बिलार्ड, इन्होंने इनकी खोज की थी गामा किरणों की, और बैकुरल ने खोज की थी। ये कैंसर के लिए काम में आती हैं, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में ये काम में आती हैं। इसके अलावा जो एक्सरे होती हैं, एक्सरे, उनकी खोज रोंजन ने की थी। आंतरिक अंगों की जांच के लिए काम में आता है चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, और इसका जो आवृत्ति होती है वो 10⁻18 से 10⁻16 तक होती है एक्सरे की। इसके अलावा अल्ट्रावायोलेट की जो खोज है वो रीटर ने की थी, परावैंगनी किरणों की खोज। ये जल के शुद्धिकरण के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, सिकाई करने के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए काम में आती है। इसके अलावा विजिबल यानी कि विजिबल किरणें, दृश्य किरणें, जिनकी खोज न्यूटन ने की थी, उनका जो परास होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, देखने के लिए काम में आती हैं। इंफ्रारेड किरणों की खोज की थी हर्शेल ने, मोबाइल में डाटा ट्रांसमिशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए काम में आती हैं।
माइक्रोवेव्स की जो किरणें हैं उनकी खोज की थी हेनरिक हर्ट्ज ने, टीवी और मोबाइल में काम में आती हैं ये। रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने, जो कि रेडियो एंड मोबाइल में काम में आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ किरणें थी जो आपको याद रखनी है। गामा किरणें, इनकी खोज पॉल बिलार्ड और बैकुरल ने की थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्जन ने की थी। अल्ट्रावायलेट की खोज रीटर ने की थी। विजिबल किरणों की खोज न्यूटन ने की थी। इंफ्रारेड किरणों की खोज हर्सेल ने की थी। माइक्रो किरणों की खोज हेनरिक हर्ट्ज और रेडियो की खोज मार्केनी ने की थी। इनके आपको यूजेज भी याद रखने हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट का यूज होता है जल शुद्धिकरण में, इंपॉर्टेंट है ये। सिकाई करने में भी होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी होता है। इसके अलावा एक्सरे का खोज होता है, यूज होता है आंतरिक अंगों की जांच में। गामा किरणों का कैंसर में भी होता है और वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए नाभिकीय अभिक्रिया में भी होता है इसका। ठीक है, तो ये कुछ किरणें थी वेदन क्षमता और आवृत्ति की। और देखो जैसे कि गामा, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, इसके अलावा विजुअल किरणें, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव किरणें और रेडियो किरणें, इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो घटती है इधर जाने पर। ठीक है, आवृत्ति में भी घटाव होता है और ऊर्जा में भी घटाव होता है, यानी कि गामा किरणें सर्वाधिक भेदन क्षमता, उसके बाद एक्सरे किरणें, फिर अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर विजुअल किरणें, इनकी भेदन क्षमता है। लेकिन तरंग दैर्घ्य हमेशा बढ़ती है इधर, यानी कि जो रेडियो किरणें होती हैं उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, लैम्बडा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर माइक्रोवेव किरणों की होती है, फिर इंफ्रारेड किरणों की होती है, यानी कि इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। गामा रेज का नाम रखा था रदरफोर्ड ने। ठीक है,